शिक्षण की बात हम कर रहे थे। शिक्षण की बात करने के बाद हम बात कर रहे थे कि शिक्षण की अवस्थाएं क्या होती हैं। जब भी हम शिक्षण कर रहे होते हैं उनमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब हम शिक्षण करते हैं तो उसके 3 चरण होते हैं। जैसे हम सबसे पहले प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, उसी योजना को उसी तरीके से हम क्रियान्वयन करने की कोशिश करते हैं और उसी क्रियान्वयन के आधार पर ही हम मूल्यांकन करते हैं कि कितने अच्छे तरीके से प्लान बना था कि नहीं बना था, क्रियान्वयन अच्छा हो पाया है अथवा नहीं हो पाया है। इन सारी चीजों का ध्यान हम रखते हैं। उसके बाद जो जैसे हम अवस्थाओं की बात करते हैं तो शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में 3 तरीके से 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं शिक्षण की। जब हम शिक्षण कर रहे होते हैं तो शिक्षण के पहले दौर में क्या करना चाहिए, उसके बीच में क्या करना चाहिए या उसके अंतिम स्टेज में क्या करना चाहिए, हम इन्हीं सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम शिक्षण के चरण, शिक्षण की 3 जो अवस्थाएं होती हैं उन पर हम बात करेंगे। और उनमें सबसे पहली अवस्था है पूर्व शिक्षण की पूर्व अवस्था। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था इसे कहा जाता है, प्री एक्टिव स्टेज। तो प्री एक्टिव स्टेज में क्या किया जाता है, हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि प्री एक्टिव स्टेज पूर्व क्रियात्मक अवस्था में हम यह ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि हम पढ़ाने से पूर्व, हम अध्यापन करने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखें कि हमारा शिक्षण सफल हो। तो सबसे पहली बात यह है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहली स्टेज में शिक्षण की पूर्व अवस्था में हम योजना का निर्माण करते हैं, हम प्लान बनाते हैं। प्लान कैसे बनाते हैं कि हमको किस तरह से क्रियान्वयन करना है, किस तरह से मूल्यांकन करना है, किस तरह से अनेक विधियों प्रविधियों इन सारी चीजों का प्रयोग करना है। तो हम इसका ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले हम योजना का निर्माण करते हैं, सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद उस प्लान में हम क्या प्लान बनाते हैं, उस प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने में क्या होता है कि हम क्रमबद्धता का ध्यान रखते हैं, हम प्रस्तुतिकरण का ध्यान रखते हैं, विधि का रखते हैं ध्यान, प्रविधि का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखते हैं, किस तरह से करते हैं, इन सारी चीजों का हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं। तो उस रूपरेखा तैयार करने का तात्पर्य यही है कि हम किस स्थिति में कौन सी अवस्था में क्या रखेंगे, इन सारी चीजों का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात ये कि योजना का निर्माण करते हैं। योजना के निर्माण करने के बाद हम उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। उद्देश्य का निर्धारण कैसे करते हैं कि जब भी हम शिक्षण कार्य करते हैं उस शिक्षण कार्य करने का हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य होता है कि हम विद्यार्थियों को यह चीज सिखा पाएंगे, हमारा यह उद्देश्य होगा। हम जैसे किसी कविता का पाठन कार्य कर रहे हैं, अध्यापन कार्य कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य होगा कि उस कविता के बारे में विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उनको उसका अर्थ समझ में आ जाए, उसका ज्ञान प्राप्त हो जाए। ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी गतिविधियों में इसमें शामिल होती हैं, हमारे उद्देश्य में शामिल होता है। और हम उद्देश्य को निर्धारित करते हैं और उद्देश्य को निर्धारित करने के बाद हम क्या करते हैं, पाठ्य सामग्री का चयन करते हैं। पाठ्य सामग्री का चयन करते हैं, इसका मतलब क्या है, पाठ्य सामग्री का चयन करते हैं इसका मतलब क्या है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या? पाठ्य सामग्री का चयन करते हैं इसका मतलब यह है कि पाठ्य सामग्री का चयन कैसे करेंगे कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम कौन सा रहेगा और पूर्व व्यवहार विद्यार्थियों को क्या है, उसके आधार पे हम विषय वस्तु को रखेंगे। कैसे रखेंगे, विद्यार्थियों की आवश्यकता क्या है उनके आधार पे हम विषय सामग्री रखेंगे। उनकी रुचि योग्यता और क्षमता के आधार पर हम उनका चयन करेंगे, पाठ्य सामग्री का चयन करेंगे कि कौन सी पाठ्य सामग्री कहाँ पर हमको रखना है, किस योग्यता क्षमता अभिरुचि के आधार पर रखना है। इन सारी चीजों का ध्यान हम पहले रखते हैं। इसलिए हम पाठ्य सामग्री का जब चयन करते हैं तो हम उसमें ही इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्या विद्यार्थियों के स्तर की सामग्री है कि नहीं है, उनके स्तर की पाठ्य वस्तु है कि नहीं है, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं।
उसके बाद उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। हम जिन चीजों को प्रस्तुत करेंगे उसकी प्रस्तुति करने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए, क्रमबद्धता से होना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, पूर्व ज्ञान या उसके बाद के और जो सोपान है उनका पालन करना है। तो क्रमबद्धता पूर्ण हम तरीके से काम करते हैं। इसके बाद हम ये ध्यान देते हैं कि हम विधि और प्रविधि का चयन कर लेते हैं। विधियां कौन सी होंगी, कौन सी विधि से पढ़ाने से विद्यार्थी को शीघ्र लाभ होगा, शीघ्र उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, शीघ्र उनको अवबोध हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखते हैं। हम कौन सी प्रविधि का प्रयोग करेंगे, इन सारी प्रविधियों का प्रयोग करेंगे तो विद्यार्थी कितने जल्दी से सीख पाएगा या देर से सीख पाएगा, हम इनकी बात करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम प्रश्न किस तरह से पूछेंगे, प्रश्न कौन सा रखेंगे, या हम भाषण देंगे तो भाषण में कौन सी चीजें सामने रखेंगे बच्चों के, या हम चित्र बनाएंगे तो चित्र में कौन सी ऐसी सामग्री रखेंगे, और मानचित्र का प्रस्तुतिकरण करेंगे तो मानचित्र में हम किस चीज का मानचित्र दिखाएंगे, कौन सी कठिन ऐसी वस्तु है जिसका हम मानचित्र दिखाएंगे। तो इन सारी चीजों का ध्यान हम उसमें विधि और प्रविधि के निर्णय में रखते हैं कि हम कहाँ पर कौन सी चीजों को रखेंगे जिससे विद्यार्थियों को सुगमता हो और सरलता से विषय वस्तु समझ में आ जाए। उसके बाद फिर इस अवस्था में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा प्लान बना लेते हैं कि हमको शिक्षण करना कैसे है। शिक्षण के पूर्व हम जितनी गतिविधियां होती हैं उनको हम शिक्षण में जो गतिविधियां होती हैं उसके पूर्व की तैयारी हम कर लेते हैं प्लान में। उसके बाद दूसरी अवस्था है अंतःक्रियात्मक अवस्था। अंतःक्रियात्मक अवस्था में हम क्या करते हैं कि पहले तो हम प्लान बना लिए, प्लान बनाने के बाद हम जो कार्य की जो क्रियात्मक अवस्था है हम उसमें अब जा रहे हैं कि हमको कार्य कैसे करना है, अंतःक्रिया कैसे करनी है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कक्षा का आकार क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, हम इसको ध्यान में रखते हैं। और उसके बाद हम फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि छात्रों का निदान, उनके कारणों को जानने की कोशिश करते हैं कि विद्यार्थी को क्या समस्या आ रही है, उसका कारण क्या होता है, उसका पूर्व ज्ञान हम जान लेते हैं। उसके आधार पर हम छात्रों का निदान करते हैं, प्रश्न पूछते हैं या उनको देख करके निरीक्षण करके हम उसका अवलोकन करते हैं, उसका निर्णय करते हैं। उसके बाद हम अंतःक्रियात्मक अवस्था में इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमको चयन किस तरह से करना है, कौन सी विषय सामग्री का चयन की प्रस्तुतिकरण करना है, और जो हम विषय वस्तु का चयन किए हैं, प्रविधि का चयन किए हैं, उन सारी चीजों का हम किस तरह से प्रस्तुतिकरण करेंगे उसका हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि हम जो विषय वस्तु को प्लान में रखे थे उस विषय वस्तु को हम किस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद हम युक्तियों का प्रयोग करते हैं, हम पढ़ाते हैं, अध्यापन कार्य करते हैं, और बीच में हम क्या करते हैं, कौन सी युक्ति से प्रश्न पूछा जाए, कौन सी युक्ति से समस्या का समाधान हो सकता है, इन सारी चीजों का हम प्रयोग करते हैं अंतःक्रियात्मक अवस्था में। और फिर हम विस्तार से जिन सारी चीजों पर काम करना चाहते हैं कि पुनरावृत्ति क्या है, गृह कार्य क्या है, बहुत सारी चीजों को हम ध्यान में, कक्षा कार्य क्या है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके हम अंतःक्रियात्मक अवस्था को ध्यान में रखते हैं। उसके बाद जो तीसरी अवस्था है उत्तर क्रियात्मक अवस्था। उत्तर क्रियात्मक अवस्था क्या है, क्रिया करने के बाद की जो अवस्था है उसको हम कहते हैं उत्तर क्रियात्मक अवस्था। इसको कहा जाता है पोस्ट एक्टिव स्टेज। उत्तर क्रियात्मक अवस्था को हम मूल्यांकन की अवस्था भी कहते हैं। मूल्यांकन की अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जो प्लान बनाए थे, जो क्रियान्वयन किए हैं, उन सारी चीजों का हम मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन कैसे करेंगे कि व्यवहार परिवर्तन की हम शुद्ध व्याख्या करेंगे कि क्या हमने जो प्लान बनाया था, जो हमने क्रियान्वयन किया है, उसके आधार पर विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, इसकी जांच करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम मूल्यांकन की कौन सी विधि प्रयोग करेंगे, किस तरह से मूल्यांकन करेंगे, किस तरह से मूल्यांकन करके हम विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर को जान पाएंगे, इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं और मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधि का हम चयन करते हैं। उसके बाद जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उन साक्ष्य प्राप्त साक्ष्यों से क्या करते हैं,
हम शिक्षण की नीतियों में परिवर्तन करते हैं। अगर उस जो हमने नीति बनाया है, जो प्लान बनाया है, उसके आधार पे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो हम उसके प्लान में परिवर्तन कर देते हैं कि जिस तरह से उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। उसके बाद हम जो प्राप्त साक्ष्य में शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करते हैं, उसके तहत हम बहुत सारी चीजों का मूल्यांकन भी करते हैं। जैसे हम कक्षा का वातावरण मूल्यांकन करते हैं कि कक्षा का वातावरण ठीक था या नहीं ठीक था, उसके कारण तो शिक्षण हमारा प्रभावित नहीं हो रहा है। और हम उद्देश्यों का मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या हमने जो उद्देश्य बनाए थे, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो हम उद्देश्य में परिवर्तन करते हैं, और उद्देश्य की पूर्ति हो गई तो हम उद्देश्य में परिवर्तन नहीं करते हैं। इसलिए हम जांच करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि हमारा उद्देश्य सफल हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का मूल्यांकन, हमने जो सूचना दी, जो हमने ज्ञान प्रदान किया, उसकी जो प्रक्रिया थी, हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि अच्छे तरीके से सूचना प्रदान की गई कि नहीं प्रदान की गई। जिस विषय को हम देना चाहते थे, ज्ञान प्रदान करना चाहते थे, वह उसकी प्रक्रिया क्या थी, क्या वह प्रक्रिया ठीक थी अथवा नहीं ठीक थी। यदि ठीक थी तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और यदि नहीं ठीक है तो उसमें परिवर्तन अपेक्षित होता है। और उसके बाद विषय वस्तु का मूल्यांकन करते हैं। विषय वस्तु का मूल्यांकन कैसे करेंगे? जो विषय वस्तु हमने शामिल किया है, क्या वह विषय वस्तु विद्यार्थियों के स्तर की है कि नहीं है, क्या उस विषय वस्तु को विद्यार्थी समझ पाया है या नहीं समझ पाया है। तो अगर विद्यार्थी उस विषय वस्तु को सरलता से समझ जाते हैं तो हम उस विषय वस्तु को रखते हैं, और यदि सरलता से नहीं समझ पाते हैं तो हम विद्यार्थियों के लिए जो हमने विषय वस्तु शामिल की थी उसमें हम परिवर्तन कर देते हैं। और फिर जो 3 अवस्थाएं हैं, ये तो कुछ बातें रही, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, अंतः क्रियात्मक अवस्था और उत्तर क्रियात्मक अवस्था। लेकिन कहीं न कहीं ये देखा जाए कि एक क्रिया का दूसरी क्रिया से बड़ा अंतर संबंध है। क्यों? क्योंकि एक क्रिया जब तक अच्छे तरीके से नहीं होगी तो उससे दूसरी क्रिया प्रभावित हो जाएगी, दूसरी क्रिया सही से नहीं होगी तो तीसरी क्रिया प्रभावित हो जाएगी। इसलिए तीनों क्रियाओं का बड़ा अंतर संबंध है, और बिना तीनों क्रियाओं के समन्वय के बहुत अच्छा शिक्षण नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षण के चरणों में, शिक्षण की अवस्थाओं में जब बात करते हैं तो 3 प्रकार से मुख्य अवस्थाएं होती हैं, जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। बाकी हम अगले चैप्टर में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।